सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं अथवा गतिशील आवेशों तथा कणों के नैज चुंबकीय आघूर्णों के कारण उत्पन्न होते हैं तथा विद्युत धारा तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में बायो-सावर्ट नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या बायो-सावर्ट नियम के अतिरिक्त भी कोई प्रक्रिया है जिससे एक विद्युतधारी चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को प्राप्त किया जा सकता हो? जी हाँ, वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आज के इस कार्यक्रम में हम एम्पियर के परिपथीय नियम की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके अनुप्रयोगों को समझेंगे। परंतु इससे पूर्व हम एक वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर द्वारा किए गए खोजों की संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। आंद्रे एम्पियर ने विद्युत धारा एवं चुंबकत्व में संबंध खोजने के लिए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पार की। 1827 में इन खोजों की परिणति प्रकाशन में हुई। उन्होंने परिकल्पना की कि सभी चुंबकीय प्रक्रम वृत्तवाही विद्युत धाराओं के कारण होते हैं। आइए अब एम्पियर के परिपथीय नियम पर चर्चा करते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए हम ऐसे खुले पृष्ठ पर विचार करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पृष्ठ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हम ये विचार करेंगे कि सीमा रेखा बहुत से अल्प रेखा अवयवों से मिलकर बनी है। ऐसे ही एक रेखा अवयव DL को हम ले लेते हैं। हम इस अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्श रेखीय घटक BT का मान लेंगे और इसे अवयव DL की लंबाई से गुणा करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले BT जब DL से गुणा होगा तो ये BT B cos थीटा के बराबर है और ये B cos थीटा DL प्राप्त होगा। अब ये B cos थीटा DL को हम B बिंदु DL के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी B तथा DL के अदिश गुणनफल के बराबर लिख सकते हैं। इस प्रकार के सभी गुणनफल एक दूसरे के साथ संयोजित किए जा सकते हैं। अब हम सीमा पर विचार करते हैं। जैसे जैसे अवयवों की लंबाई घटती है, इसकी संख्या बढ़ती है। आइए अब एम्पियर नियम का उल्लेख करने का प्रयास करते हैं। एम्पियर नियम के अनुसार किसी समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुणा होता है, अर्थात B बिंदु DL का समाकलन म्यू नॉट तथा I का गुणनफल होगा। यहाँ I पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा है। इस समाकलन को पृष्ठ की सीमा रेखा C के संपाती बंध के ऊपर लिया गया है। इस संबंध में दिशा सम्मिलित है जो दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कुछ इस दिशा में मोड़ने पर जिस दिशा में पाश समाकलन B बिंदु DL में सीमा रेखा मुड़ी हुई है, अंगूठे की दिशा उस दिशा को बताती है जिसमें विद्युत धारा को धनात्मक माना जाता है। बहुत से अनुप्रयोगों के लिए एम्पियरियन नियम के समीकरण का कहीं अधिक सरलीकृत रूप से पर्याप्त सिद्ध होता है। एम्पियर नियम को सरल रूप से प्रयोग करने हेतु हमें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। कई अनुप्रयोगों के लिए हम एक पाश का चयन करते हैं जिसे एम्पियरियन पाश कहते हैं। इसका चयन कुछ इस प्रकार किया जाता है कि पाश के प्रत्येक बिंदु पर या तो B पाश के स्पर्श रेखीय हो तथा शून्येतर नियतांक हो, अथवा B पाश के अभिलंबित है अथवा B नष्ट हो जाता हो। अब हम इस अवधारणा की सहायता से L लंबाई के पाश के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम के समीकरण को लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए L पाश की
वो लंबाई है या भाग है जिसके लिए B स्पर्श रेखीय है। मान लीजिए पाश में परिबद्ध विद्युत धारा I E है, तब समीकरण को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि BL बराबर म्यू नॉट I E हो। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि एम्पियर का परिपथीय नियम बायो सावर्ट नियम से भिन्न नहीं है। दोनों ही नियम विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध व्यक्त करते हैं तथा दोनों ही स्थायी विद्युत धारा के समान भौतिक परिणामों को व्यक्त करते हैं। जो संबंध एम्पियर के नियम तथा बायो सावर्ट नियम के बीच है, वैसे ही ठीक संबंध गाउस नियम तथा कूलाम नियम के बीच है। एम्पियर का नियम तथा गाउस का नियम दोनों ही परिरेखा अथवा परिपृष्ठ पर किसी भौतिक राशि यानी चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्र का संबंध किसी अन्य भौतिक राशि जैसे अंतः क्षेत्र में उपस्थित स्रोत जैसे विद्युत धारा अथवा आवेश के बीच संबंध व्यक्त करता है। यह विशेष बात यह है कि एम्पियर का परिपथीय नियम केवल उन स्थायी विद्युत धाराओं पर लागू होता है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सीधे विद्युत धारावाही अनंत तार की बाहर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, हम उसको समझेंगे। जब किसी निकाय में इस प्रकार की सममिति हो, जैसे कि इस चित्र में सीधे विद्युत धारावाही अनंत तार के लिए है, तब एम्पियर का नियम हमें चुंबकीय क्षेत्र का एक सरल मूल्यांकन करने योग्य बनाता है। पाश की सीमा रेखा का चयन एक वृत्त है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तथा चुंबकीय क्षेत्र वृत्त की परिधि के स्पर्श रेखीय है। हम यह पाते हैं कि तार के बाहर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखीय है तथा इसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। यहाँ B और dl के बिंदु गुणनफल के समाकलन को म्यू नॉट I के बराबर रखने पर, अब जब हम dl का समाकलन करते हैं तो हमें 2 पाई r मिलता है। इसको हल करने पर B म्यू नॉट I बटे 2 पाई r के बराबर होता है। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि हमने गाउस नियम के द्वारा विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए किया था? जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। अनंत लंबाई के तार के लिए प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कई दृष्टिकोणों से रोचक है। जैसे कि इसमें ये अंतर्निहित है कि r त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर तार को अक्ष के अनुदिश रखते हुए क्षेत्र का परिमाण समान है। दूसरे शब्दों में चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार सममिति है, जो क्षेत्र सामान्यतः 3 निर्देशांकों पर निर्भर करता है, पर यहाँ केवल एक निर्देशांक यानी कि r पर निर्भर है। जहाँ कहीं भी सममिति होती है, समस्याओं के हल सरल हो जाते हैं। अब इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा इसके स्पर्श रेखीय है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की नियत परिमाण की रेखाएं संकेंद्री वृत्त बनाती हैं। एक अन्य बात पर ध्यान दीजिए जो कि बहुत ही रोचक है। यद्यपि तार अनंत लंबाई की है, तथापि शून्येतर दूरी पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत नहीं है। ये केवल तार के अत्यधिक पास आने वाले विस्फोटक हो जाता है। यह क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है तथा विद्युत धारा स्रोत जिसकी अनंत लंबाई है से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने का एक सरल नियम है। इस नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जबकि एम्पियर के परिपथी नियम को किसी भी पाश पर लागू किया जा सकता है, परंतु
ये हर प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन सदैव ही आसान नहीं बनाता। उदाहरण के लिए वृत्ताकार पाश के प्रकरण में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्राप्त करने के लिए ये लागू नहीं किया जा सकता। तथापि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनमें उच्च सममिति होती है तथा इस नियम को सुविधापूर्वक लागू किया जा सकता है। आइए सबसे पहले इसका उपयोग अत्यंत उपयोगी चुंबकीय निकाय परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को परिकलित करने के लिए करते हैं। हम यहाँ एक लंबी परिनालिका के विषय में चर्चा करेंगे। लंबी परिनालिका से हमारा तात्पर्य क्या है? इसके लिए परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक होती है। परिनालिका में एक लंबा तार सर्पिल आकार में लिपटा हुआ होता है, जिसमें प्रत्येक फेरा अपने निकट के फेरे के साथ काफी सटा हुआ होता है। इस प्रकार फेरे को एक वृत्ताकार पाश माना जाता है। किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। अब परिनालिका पर लपेटने के लिए इनामलित तारों का उपयोग किया जाता है ताकि फेरे एक दूसरे से विद्युत रोधी रहें। इस चित्र में परिमित परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है। इसमें परिनालिका के एक खंड को विस्तारित करके दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ केवल बाह्य अर्धवृत्ताकार भाग दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए कि किस प्रकार पास पास स्थित फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को निरसित कर देते हैं। इस चित्र में अंतभाग के मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, प्रबल है तथा परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है। बाह्य भाग के मध्य बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है और साथ ही ये परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है तथा इसका लंबवत अथवा अभिलंबत कोई घटक भी नहीं है। जैसे जैसे परिनालिका की लंबाई में वृद्धि होती है, ये लंबी बेलनाकार धातु के पटल जैसी दिखाई देती है। यहाँ आदर्शीकृत चित्रण को निरूपित किया गया है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तो परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर होता है। चलिए अब इस आयताकार एम्पीरियन पाश ABCD पर विचार करते हैं। अब जैसा कि तर्क दिया जा चुका है, CD के अनुदिश क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि ये Q बिंदु इस परिनालिका के बाहर स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र बहुत ही कम है। अनुप्रस्थ खंडों BC तथा AD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य होता है। इसका कारण ये है कि B तथा DL के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, जिसके कारण B और DL के बिंदु गुणनफल को हम शून्य के बराबर लेते हैं। इस प्रकार से ये दोनों खंड चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देते। अब मान लीजिए कि AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है। इस प्रकार एम्पीयर पाश के प्रासंगिक लंबाई h ली जा रही है। एम्पीयर नियम के अनुसार BL बराबर म्यू नॉट IE में L को h रखने पर, जो कि AB की लंबाई है, और IE प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है, तो फेरों की कुल संख्या NH होगी। यदि यहाँ I परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा है, तो इस प्रकार IE को INH के बराबर लिखा जा सकता है, जिसको हल करने पर हमें चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI के बराबर मिलेगा। यहाँ भी क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होगी। परिनालिका का सामान्यतः उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आप इस बात की खोज करें कि यदि परिनालिका के भीतर नर्म लौह क्रोड रखें
तो इसके चुंबकीय क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिस प्रकार हमने एम्पीयर नियम की सहायता से परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन किया है, क्या इसी प्रकार हम किसी अन्य निकाय टोरॉइड के लिए भी उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि टोरॉइड क्या होता है। ये एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। इसे एक ऐसी परिनालिका के रूप में देखा जा सकता है जिसे बंद करके एक वृत्ताकार मोड़ दिया गया हो। इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसी आदर्श टोरॉइड जिसके फेरे सटाकर लिपटे होते हैं, उसके लिए टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B नियत रहता है। इस चित्र में टोरॉइड की अनुप्रस्थ काट दर्शाई गई है। वृत्ताकार पाशों के लिए दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त है। खंडित रेखाएं जिन पर 1, 2, 3 अंकित है, इसके 3 एम्पीयर पाश हैं। सममिति के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र इन पाशों में प्रत्येक के स्पर्श रेखीय होना चाहिए तथा प्रत्येक पाश के लिए इसका परिमाण नियत होना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये तथ्य यहाँ वैध है या नहीं। हम प्रत्येक पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले पाश 1 से शुरू करते हैं। मान लीजिए पाश 1 के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B1 है तथा L 2 पाई R1 के बराबर है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पाश जो कि टोरॉइड के भीतर उपस्थित है, विद्युत धारा को परिबद्ध नहीं करता, यानी कि यहाँ IE 0 के बराबर होगा। तब एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार B1 2 पाई R1 बराबर म्यू नॉट IE, जो कि यहाँ पर 0 के बराबर है, इसको हल करने पर B1 0 मिलेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में किसी भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अब पाश 2 के विषय में चर्चा करते हैं। इसके लिए हमें पाश 2 द्वारा परिबद्ध विद्युत धारा को समझना होगा। पाश 2 जो कि S बिंदु के अनुदिश है, ये पाश 2 टोरॉइड के भीतर उपस्थित है। इस टोरॉइड में हम देख सकते हैं कि ये पाश 2 वृत्ताकार क्षेत्र टोरॉइड को काट रहा है और ये इस प्रकार विद्युत धारावाही तार पाश 2 को एक ही बार काटता है, अर्थात हमें यहाँ कुल परिबद्ध विद्युत धारा मिलती है। मान लीजिए टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B है। यहाँ L 2 पाई R के बराबर होगा, जो पाश 2 की परिधि है। टोरॉइड कुंडली के N फेरों के लिए परिबद्ध विद्युत धारा IE को हम NI लिख सकते हैं। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार अब B गुणा 2 पाई R म्यू नॉट NI के बराबर होगा। इसको हल करने पर B म्यू नॉट NI बटे 2 पाई R मिलेगा और यहाँ N बटे 2 पाई R N के बराबर होगा, जिसके कारण B म्यू नॉट NI द्वारा लिखा जाएगा। हमें यही परिणाम परिनालिका में भी प्राप्त हुआ था। आदर्श टोरॉइड में कुंडलियां पूर्णतः वृत्ताकार होती हैं। वास्तव में टोरॉइड के फेरे सर्पिलाकार कुंडली बनाते हैं तथा इसके बाहर सदैव ही एक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। पाश 3 Q बिंदु के अनुदिश है। इस टोरॉइड में हम देख सकते हैं कि पाश 3 वृत्ताकार क्षेत्र टोरॉइड को काट रहा है और इस प्रकार विद्युत धारावाही तार पाश 3 को 2 बार काट रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कागज के तल से बाहर निकलती विद्युत धारा कागज के तल के भीतर जाती विद्युत धारा को
ठीक ठीक निश्चित कर देता है। अर्थात पाश 3 द्वारा परिबद्ध विद्युत धारा शून्य के बराबर होगी। एम्पीयर परिपथी नियम के अनुसार B3 2 पाई R3 म्यू नॉट IE के बराबर होगा, और जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि IE शून्य के बराबर है, तो इसको हल करने पर हमें B3 भी शून्य के बराबर मिलेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि टोरॉइड के बाहर खुले क्षेत्र में किसी भी बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसी के साथ हमने परिनालिका तथा टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र के मूल्यांकन कर लिए हैं। परिनालिका तथा टोरॉइड ऐसे दो उपकरण हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सिंक्रोट्रॉन में आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इन दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। हम ये सीख चुके हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बायो-सावर्ट नियम का पालन करता है। साथ ही हमने ये भी सीखा कि विद्युत धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित करता है। ये लॉरेंस बल सूत्र का अनुगमन करता है। क्या एक दूसरे के साथ उपस्थित दो विद्युत धारावाही चालक एक दूसरे पर भी बल आरोपित करते हैं? सन 1820 से 25 की अवधि में एम्पियर ने इस चुंबकीय बल की प्रकृति, इसकी विद्युत धारा के परिमाण, चालक की आकृति तथा आमाप पर निर्भरता के साथ इन चालकों के बीच की दूरी पर निर्भरता का अध्ययन किया। हम दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के सरल उदाहरण को चर्चा में लाएंगे। हमने यहाँ दो लंबे समांतर चालक A तथा B को लिया है जिसके बीच पृथ्थकन D है तथा जिसमें समांतर क्रमशः IA तथा IB विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। चालक A चालक B के अनुदिश प्रत्येक बिंदु पर समान चुंबकीय क्षेत्र BA लगा रहा है। यहाँ दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे। ऐसा करने पर हमें B की दिशा इस चालक पर अधोमुखी प्राप्त होगी। चालक A के द्वारा चालक B के अनुदिश लग रहे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण BA बराबर म्यू नॉट IA बटे 2 पाई D द्वारा दिया जाता है। यहाँ चालक B जिससे विद्युत धारा IB प्रवाहित हो रही है, BA के कारण एक बल का अनुमान करता है। इस बल की दिशा दक्षिण हस्त नियम के अनुसार निकाली जाती है और इस नियम के अनुसार इस बल की दिशा BA के ओर होगी। A के कारण B के खंड पर लगा बल FBA IB L तथा BA के गुणनफल के बराबर होगा। FBA का परिमाण हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, IB L और यहाँ BA के परिमाण को लिखने पर म्यू नॉट IA बटे 2 पाई D। इसको गुणा करने पर हमें FBA म्यू नॉट IA IB बटे 2 पाई D गुणा L के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार B के कारण A पर बल को परिकलित किया जा सकता है। हम B के कारण A के खंड L पर लग रहे बल FAB को कुछ इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं जो कि बिल्कुल FBA के ही बराबर है, यानी कि म्यू नॉट IA IB बटा 2 पाई D गुणा L के बराबर। इस प्रकार FBA ऋण FAB के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुरूप है। इस प्रकार हमें समांतर चालकों तथा अपरिवर्ती विद्युत धाराओं के लिए यह तो दर्शा ही दिया है कि बायो-सावर्ट नियम तथा लॉरेंस बल द्वारा प्राप्त परिमाण न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप है। इस प्रकार हमने समांतर चालकों तथा अपरिवर्ती विद्युत धाराओं के लिए ये तो दर्शा ही दिया है कि बायो-सावर्ट नियम तथा लॉरेंस बल द्वारा प्राप्त परिणाम
न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप है। अब प्राप्त परिणामों से ये ज्ञात हुआ है कि समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इस प्रकार समांतर धाराएं आकर्षित तथा प्रति समांतर धाराएं प्रतिकर्षित करती हैं। ये नियम उस नियम के विपरीत है जिसका हमने स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन किया था, जहां सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, परंतु सजातीय धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब हम इस समीकरण की सहायता से विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा देंगे। मान लीजिए कि FAB बल के प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल के परिणाम को निरूपित करता है। तो इसके अनुसार FAB म्यू नॉट IA/IB बटे 2 पाई D के बराबर होगा। अब यदि IA तथा IB 1 एम्पियर के बराबर हो और D 1 मीटर के बराबर है, तो FAB हमें म्यू नॉट बटे 2 पाई मिलेगा, जिसका परिमाण 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलम होगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर वह अपवर्ती विद्युत धारा है जो 2 लंबे सीधे उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित समांतर चालकों में प्रवाहित हों, जो इनमें से प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम के बल को उत्पन्न करता हो। एम्पियर की ये परिभाषा सन 1946 में अपनाई गई थी। ये एक सैद्धांतिक परिभाषा है। व्यवहार में हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को विलुप्त करना चाहिए तथा बहुत लंबे तारों के स्थान पर उचित ज्यामिति की बहुफेरों की कुंडलियां लेनी चाहिए। एक उपकरण जिसे धारा तुला कहते हैं का उपयोग इस यांत्रिक बल की माप के लिए किया जाता है। आवेश के SI मात्रक अर्थात कूलाम को अब हम एम्पियर के पदों में भी परिभाषित कर सकते हैं। हम इसे कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की अपरिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसकी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। तो आज के कार्यक्रम में हमने एम्पियर के परिपथीय नियम की विस्तार से चर्चा की और इसके अनुप्रयोगों को भी समझा। हमने ये भी ज्ञात किया कि एक दूसरे के साथ उपस्थित 2 विद्युत धारावाही चालक एक दूसरे पर किस प्रकार बल आरोपित करते हैं, जिसका प्रयोग हमने एम्पियर को परिभाषित करने के लिए किया। अब हमें विभिन्न निकायों के लिए चुंबकीय क्षेत्र तथा बल का ज्ञान हो गया है, तो आप एक विशेष अवधारणा चुंबकीय परिरोधन पर खोज करने का प्रयास करें तथा इसकी चर्चा अपने साथियों से अवश्य करें। तो आप ऐसे ही खोज करते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।